दिन था जब 6 मुसल्लह दहशतगर्द आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमला आवर हुए। जदीद असलहे से लेस अमन दुश्मनों ने निहत्ते बच्चों और असातिज़ा को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने 132 बच्चों समेत 149 अफराद को शहीद कर दिया था। अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता दहशतगर्द असलहा और बारूद भी अफगानिस्तान से लेकर आए थे। इस रोज आर्मी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ताहिरा काजी की फर्ज शनासी भी मुद्दतों याद रखी जाएगी। बहादुर खातून ने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन दहशतगर्दों और बच्चों के बीच दीवार बनकर खड़ी रहीं। APS हमले की जिम्मेदारी कबूल की। TTP ने इसे शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन ज़रबे अंसब का इंतकामी रद्द अमल करार दिया। भर में हर मकतबाए फिक्र के अफराद ने इस लादीन और जुल्म बर्बरियत का प्रचार करने वाली दहशतगर्दाना और शरपसंदाना सोच को रद्द कर दिया। पूरी दुनिया की जानिब से इस दिलसोज वाक़े की मजम्मत की गई। इन दहशतगर्दों को करार वाक़े सजा देने का पुरजोर मुतालबा भी किया गया। शोहदा के लवाहकीन का जज्बा पहाड़ की मानिंद है। हम उन नाज़ीम माओं को, बहनों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दी। 16 दिसंबर ये ब्लैक डे हमारे लिए जो है दोबारा हमारे बच्चों की जो है स्कूल के स्टूडेंट्स की जो है वो यादें ताज़ा कर देता है। वो छोटे बच्चे मासूम, वो उनका स्कूल आना और ऐसी दर्सगाह पे ये वाक़या होना, तो ये काबिल बर्दाश्त है। एक माँ जो है ना, जिसकी गोद खाली होती है, वो बयान वही कर सकती है। उनको मुजरिमों को पकड़ते, मारते, उनको फांसी पे सामने लटकाते, माओ को जरा ठंडक पड़ती। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को 10 बरस बीत गए, मगर कौम के जख्म आज भी ताज़ा हैं। दहशतगर्द मुसलसल अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं। आज भी पाक फौज और अवाम दहशतगर्दों से निबर्द आजमा है। 16 दिसंबर 2014 ये वो अंधुनाक दिन था जिस वक्त पूरी कौम को इस वाक़े ने हिला कर रख दिया था। बिल्कुल ऐसे ये 10 साल बीत गए हैं जुनैद, और आज भी अगर सोचें तो वो लम्हा याद जब आता है तो ऐसे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। तकलीफ का वही मंजर दोबारा से आंखों के सामने आ जाता है, जब माएँ तड़पते हुए गेट तक जाती थीं और फिर सिक्योरिटी एहलकार जो उन्हें वहीं पर रोक देते थे, क्योंकि अंदर का जो मंजर था वो देखने के काबिल नहीं था। माएँ वो देख ही नहीं सकती थी। दिल फट जाए किसी आम इंसान का देखते वक्त, तो माँ अगर अपने लगते जिगर को इस तरह से खून में लथपथ देखती तो उसके ऊपर क्या गुजरती। और वो वक्त वो था जुनैद, मुझे याद है मैं न्यूज़ में बैठी हुई थी और जब ये सानिया गुजरा, मॉर्निंग शिफ्ट में थी मैं, और मैं रोती रही और मुझे उठा दिया गया कि आप बस करें, आपसे नहीं। मेरी हिचकियां बन चुकी थी कि वो मंजर जो है वो ऐसा था जब बच्चों की लाशें तो उठाकर लाई जा रही थी। न्यूज़ पहुंचा रहे होते हैं, जो खबरें आप लोगों तक पहुंचा रहे थे वो भी इंसान है, लेकिन हमारा दर्द, हमारी तकलीफ तो इस हद तक है कि हम उस सानहे को सोच के, उस वाक़े को देख के हमारा दिल भर रहा था या हमारी आंखें भर रही थी। वो वालिदैन, वो बच्चे जो ये सब कुछ फेस कर रहे थे, लेकिन बच्चों ने बड़ा खूबसूरत कमबैक भी किया। और जिस तरह से बच्चों ने अपनी हिम्मत और जवामर्दी दिखाई कि हम हैं और हमें कोई हरा नहीं सकता। बहुत बड़ी मिसाल है बहादुरी की। वो गाना सुनते हैं जो बच्चों के ऊपर पिक्चराइज हुआ, बच्चों के लिए बनाया गया। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। बच्चों का ये जो जोश और ये वलवला था कि हमें दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाना है कि वो ये सफाकियत और दहशतगर्दी का जो मंजर हमने देखा वो दोबारा देखने को ना मिले। हमारे बच्चों ने इससे ज़्यादा खूबसूरत जवाब हो भी नहीं सकता कि इस सफाकियत के बदले में बदला लेने की हवस या जुनून नहीं, बल्कि ये कोशिश, ये ख्वाहिश कि उन नासूरों को जिन्होंने ये सारा वाक़या सरजद किया, उनके बच्चों को भी तालीम और शऊर देने की ज़रूरत है ताकि वो कल को किसी के बच्चों के साथ ऐसा ना करें। नाज़रीन, कुछ और भी अहम इशूज़ हैं जिस पे आज के प्रोग्राम में बात होनी है। गज़ा में जो सफाकियत जारी है इसराइल की, पाकिस्तान का मैच भी है और दीगर इशूज़ भी हैं जिस पे आज बात करिए। इन तमाम पर बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ ही रहिएगा। स्टे विद अस। हसन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और बात हो जाए कुछ बदलते मौसम की। एक बार फिर से पूरे मुल्क के अंदर सर्दी की लहर जारी है और उसमें आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है, लेकिन लाहौर समेत पाकिस्तान भर में इंतजार हो रहा है शिद्दत से कि बारिश कब होगी। बिल्कुल ये सवाल है, बारिश कब होगी, और इसका हम जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे सरदार साहब आपको। सरदार साहब, जो जुनैद का सवाल है वही मेरा भी और वही इस वक्त पूरे पाकिस्तानियों का है कि बारिशें कब होंगी, क्योंकि कहा जाता है, बड़े ये कहते हैं कि ये खुश्क सर्दी है, नुकसानदेह होती है, बारिश के बायस बहुत सारे जो जरासीम होते हैं वो धुल जाते हैं, फिजा जो है वो क्लियर हो जाती है। तो हम कोई उम्मीद रखें बारिश आने वाले दिनों में हो सकती है? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए,
अनफॉर्चुनेटली कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। फ़िलहाल कोई बारिश का इम्कान नहीं है दिसंबर के जितने बकिया दिन हैं, बल्कि जनवरी के पहले हफ्ते तक दिखाई देता है कि कोई ख़ास स्पेल नहीं है, सिवाय दिसंबर के बिल्कुल जो आखिरी दिन होंगे 30-31 उसमें एक्सट्रीम नॉर्थ में वही गिलगित बल्तिस्तान और केपी के शुमारी इलाका जाते हैं, जो वहाँ पर हल्की फुल्की बारिश या पहाड़ों पर हल्की सी बर्फबारी हो सकती है। अदरवाइज यही खुश्क सर्दी है बस। ये इसकी शिद्दत में ज़ाहिर है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जनवरी तो और ठंडा होता है। सरदार साहब, ये वजूहात क्या है, क्यों बारिश नहीं हो पा रही? क्योंकि हमने देखा जिन ममालिक में बारिश का तसव्वुर भी नहीं था, आप सऊदीया देख लें या आप दुबई देख लें, वहाँ पर तो बारिश का तसव्वुर भी नहीं किया जाता था, वहाँ पर अब बारिशें हो रही हैं और इतनी बारिशें हो रही हैं कि वहाँ पर तो सैलाबी सूरत हाल हो गई। और हमारे यहाँ जहाँ पर बारिशें होती थी, दिसंबर पर इतने गाने बने हैं, वहाँ पर बारिशें नहीं हो पा रही। बस जी, ये तो है ना कि आपको पता है कुदरती अवामिल होते हैं और कुछ क्लाइमेट चेंज का उसमें ज़ाहिर है कि उसकी वजह से जो सेट वेदर पैटर्न जिनका आपने जिक्र किया, जैसे जहाँ नहीं बारिशें होती थी वहाँ ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। पिछले चंद सालों में ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं। और इस दफ़ा असल में पाकिस्तान की विंटर की जो बारिशें हैं ना, विंटर सीज़न की आपको पता है दिसंबर से लेकर फरवरी तक या फिर मार्च तक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चलती होती हैं, ये मगरब से आने वाली हवाओं का सिलसिला होता है। तो ये मिडल ईस्ट वगैरह से होती हुई और उससे पीछे आप जाएं तो अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन में जो एक इंडेक्स होता है उसे नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन कहते हैं, एंड वो अगर पॉजिटिव फेज़ में होता है तो हमारे यहाँ फिर वही मिडल ईस्ट से होते हुए हमारे यहाँ जो वेव्स पहुँचती हैं तो ज़्यादा बारिशें हुआ करती हैं। वो अभी तक नेगेटिव फेज़, न्यूट्रल या नेगेटिव फेज़ में चल रहा है। सरदार साहब, इसके असरात मुमकिन क्या क्या हो सकते हैं? इंसानी सेहत पर तो यकीनी तौर पर असरात होते ही हैं, वबाई अमराज का सामना होता है, फसलों पे और फलों पे भी यकीनी तौर पे हम इसके असरात देख रहे हैं, पिछले सीज़न में भी और इस बार भी वही सूरत हाल रहेगी। जी बिल्कुल, इसमें ख़ासकर आपकी जो ज़ाहिर है कि एग्रीकल्चर आपको पता है कि इसमें जो आपकी रबी की क्रॉप्स होती हैं उन पे काफ़ी असर पड़ता है। ख़ासकर बारानी इलाकों में तो बारिश ना हो तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, पैदावार ना होने के बराबर होती है। इसी तरह से बारिशें अगर कम है तो ज़ाहिर है बर्फबारी भी कम है, तो अल्टीमेटली जो आपके वाटर रिजर्वायर्स हैं उनमें पानी की एक तरह से मिकदार ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाती है, तो इरिगेशन भी आपकी मुतासर होती है और रेन फेड एग्रीकल्चर है वो भी मुतासर होती है। और आगे जो नेट आपकी एग्रीकल्चर यील्ड्स होती हैं या प्रोड्यूसेस मतलब वो कम हो जाती है, उसका खदशा है। और इसीलिए कुछ एरिया, अभी हमारी चंद दिनों पहले ड्राउट की एक एडवाइजरी इशू हुई थी, तो उसमें यही यानी साउथ पंजाब, सिंध भर में तकरीबन और वेस्ट बलूचिस्तान या साउथ वेस्ट बलूचिस्तान में तो मॉडरेट किस्म का ड्राउट अक्कर हो रहा है, इस तरह से डेवलप हो रहा है। और बाकी अच्छा सरदार साहब, ये जो पहाड़ी इलाकों पे इस वक्त बर्फबारी हो रही है और कहा जा रहा है झीलें आबशारें जमना शुरू हो गई हैं, इसके बायस बाकी इलाकों में भी, मैदानी इलाकों में भी आप समझते हैं कि सर्दी मज़ीद शिद्दत पकड़ेगी? देखिए, बर्फबारी तो ऐसी कोई काबिल ज़िक्र हुई नहीं। यहाँ सर्दी की वजह से झीलें ज़ाहिर है कि वो पानी जम जाता है जब 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चले जाते हैं, तो उसमें मतलब फ्रॉस्टी कंडीशंस ये तो आप देख रहे हैं मुसलसल हो रही है। और मैदानी इलाकों में भी अच्छी खासी सर्दी है, यानी कराची तक भी टेम्परेचर 10 और 10 से कम रह रहा है। और इसका मतलब ये है कि ग्रेजुअली यही सर्दी जो है ना, सर्दी की लहर बरकरार भी रहेगी और ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी इसकी शिद्दत। अच्छा सरदार साहब, ये सिर्फ सिलसिला इसी रीजन के साथ हो रहा है या पूरी दुनिया में इस चेंज का, इस तब्दीली का सामना करना पड़ रहा है? और वो ममालिक जहाँ पे अमूमी तौर पे इस सीज़न में गर्मी होती है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया और उसके गिरदोनवा में, क्या वहाँ पे भी रूटीन के मुताबिक मौसम नहीं आ रहा? देखिए, ये जो पेरियोडिकल चेंज होती है ना, 3 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद अब ऑस्ट्रेलिया वगैरह का आपने जो जिक्र किया, तो वहाँ पर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से इस तरफ इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह में ज़्यादा बारिशें चल रही हैं। असल में वहाँ लानीना की एक तरह से न्यूट्रल कंडीशन है या लानीना आगे डेवलप हो रहा है। लानीना का मतलब ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया और गिरदनवा में जो मैरीटाइम ओशियानिक एरिया उसे कहते हैं, इंडोनेशिया और फिलिपीन और मलेशिया और ये मलिका, ब्रुनाई वगैरह, तो उन इलाकों में ज़्यादा बारिशें होती हैं ड्यू टू अल्नीना, क्योंकि यहाँ के टेम्परेचर वेस्टर्न पैसिफिक में ज़्यादा होते हैं और ईस्टर्न पैसिफिक में कम होते हैं। तो जहाँ कम होते हैं टेम्परेचर, वहाँ ज़ाहिर है कि ड्राउट की सी कैफियत होती है। वो तो एक अलग वहाँ का फिनोमेना है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि विंटर की जो बारिशें वो अटलांटिक ओशन से वेव्स उठती हैं और एक तरह से पानी, खाली हवाएं, नम आलूद हवाएं, और वो मिडल ईस्ट पे बारिशें बरसाती हुई हमारे यहाँ तक पहुँचती होती हैं।
तो अब पाकिस्तान से लेके यानी उधर यूरोप तक इस तमाम एरिया में अभी बहुत कम बारिशें, मामूल से कम है इस ठीक, दफा बहुत शुक्रिया। मतलब हम ही नहीं और भी हैं जो सताए हुए हैं, पूरी दुनिया में इस क्लाइमेट चेंज का सामना है और हमें अपने रवैये आदत को बदलना होगा। हमें ग्रीनरी जो कि मादूम होती जा रही है, दरख्तों को काटा जा रहा है, हमें दरख्त उगाने होंगे। इस ट्रेंड को अब दोबारा से जिंदा करना होगा। और मौसम की बात हो रही है, मौसम ठंडा हो रहा है तो फिर चाय की बात कैसे ना हो। और बैठ जाता हूँ जहाँ चाय बनी होती है, ये बात जो है ना, ये मुहावरा बिल्कुल दुरुस्त है। सर्द मौसम में चाय का अपने वैसे मजा होता है। वैसे तो लोग जो बहुत शौकीन है चाय के, वो गर्मी या सर्दी नहीं देखते, लेकिन सर्द मौसम में वैसे ही आप एक धुआं उड़ाता हुआ प्याला पकड़ते हैं और आप उससे लुत्फानंदोज होते हैं, उसका मज़ा चाय का दोबाला हो जाता है। तो शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसको शायद चाय पसंद ना हो या वो चाय का दीवाना ना हो। जिससे पूछा जाए पाकिस्तान में कम से कम कि जी आपको चाय पसंद है, तो उनका जवाब हाँ में ही होता है। और इसलिए आप देखते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी आया है कैफ़ेज़ का। हर गली मोहल्ले में आपको चाय खाने मिल जाते हैं, चाय खाने कैफ़ेज़ नज़र आएंगे। तो ये बुनियादी तौर पे चाय की तारीख क्या है और इसके बगैर आखिर हमारा गुजारा मुमकिन क्यों नहीं है, क्या चाय के दीवाने इस कदर ज़्यादा क्यों हैं। और आपको पता है ना कि अशरफुल मशरूबात भी कहा जाता है। बिल्कुल जी, चाय के लिए जितनी आप तारीफ़ करें कम है। लेकिन हम इसके ऊपर एक रिपोर्ट देखते हैं कि आखिर चाय जो है वो उसने अपने इतने दीवाने कैसे इकट्ठे कर लिए। दिन छोटे रातें लंबी, चाय गर्म हवाएं ठंडी। चाय, जी हाँ, सर्दियों में चाय का कुछ ऐसा जादू होता है कि अगर चाय ना हो तो इंसान को लगता है जैसे दुनिया का कोई मकसद ही नहीं रहा। जहाँ तक पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तानी चाय पिए जाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 2024 में पाकिस्तानी तकरीबन 94 अरब रुपए की चाय पी गए। यही नहीं, 2023 में चाय के शौकीन अफराद ने तकरीबन 80 अरब रुपए की चाय का लुत्फ उठाया और 2022 में तकरीबन 12 अरब रुपए की चाय पाकिस्तानी नोश फरमा गए। और तो और 2021 में पाकिस्तानी तकरीबन 83 अरब रुपए से जायद की चाय पी गए। खुशी हो या गम, जश्न हो या मुसरत का कोई और मौका, नाश्ता हो या रात का खाना, पहली मुलाकात हो या कोई प्यारा परदेश जा रहा हो, किसी न किसी सूरत में पाकिस्तान में पहली तरजीह जो रहती है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी और आपकी फेवरेट चाय। वसी शाह क्या खूब लिखते हैं, दो की बजाय बनाई चाय एक कप, अफसोस कि आज तू भी फरामोश हो गया। चाय की चाह को पाकिस्तानियों के दिलों से कम करना मेरे ख्याल में शायद मुमकिन नहीं है। बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आप लोग सुबह सुबह चाय का मग बनाइए, चाय की चुस्कियां लीजिए। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि T20 सीरीज में शाहीनों ने आखिर क्यों शिकस्त खाई है और भी बहुत से चैलेंजेस भी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात होगी इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, एक और दिन बीत गया और आईसीसी की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से शायकीन क्रिकेट को खुशखबरी नहीं मिल सकी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामला तय पाने के बावजूद भी शायकीन क्रिकेट अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का इंतजार कर रहे हैं। और से एक शकूक शुबात ये भी पैदा हो रहे हैं कहीं कोई नीयत में खोट तो नहीं है। और फिर जो आपने ब्रॉडकास्टर्स को बताना है, शायकीन को बताना है, तो सवाल जन्म लेते हैं इस बिला वजह की इतनी ताखिर की वजह समझ से बाला तर। एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। हमारे साथ गेस्ट भी होंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय पाने के बावजूद भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल टूर्नामेंट के शेड्यूल को हतमी शक्ल ना दी जा सकी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और यूएई में खेली जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी भारत में होने वाले इंटरनेशनल मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान 11 नवंबर को करना था। एक माह से जायद की ताखीर के बावजूद शायकीन क्रिकेट को अब भी टूर्नामेंट के शेड्यूल के जारी होने का इंतजार है। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान की मेजबानी में खेला जाएगा। तारीख पे तारीख दी जा रही है और ऐलान किया गया था आईसीसी की तरफ से कि 11 नवंबर को ऐलान किया जाएगा। वो तो हुआ नहीं, एक महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, अब तक ये नहीं हो पाया। इसकी वजूहत क्या है और इसके असरात क्या हो सकते हैं? सैयद मोहम्मद अवैस साबिक क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस भाई, पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। इससे पहले कि वनडे की बात की जाए जनूबी अफ्रीका के साथ पाकिस्तान की, ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला जो मामला है गुत्थी सुलझ नहीं रही। अब हाइब्रिड मॉडल का मामला तो तय पा गया, लेकिन शेड्यूल क्यों नहीं जारी किया जा सक रहा? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही आखिरकार हो क्या रहा है आईसीसी हेडक्वार्टर्स में। आपको पता है मीटिंग्स बुलाई गई थी। जो लास्ट मीटिंग थी, जो अनाउंस होने से पहले डायरेक्टर्स रूम में बैठे हुए थे और अचानक कहा गया कि जी हम लोग मीटिंग जो उनसे इस वक्त नहीं कर सकते, इसको पोस्टपोन करते हैं। कि अचानक ही वो एक सरप्राइज डायरेक्टर्स के लिए भी था, जो ऑनलाइन भी थे, वहाँ फिजिकली बैठे हुए थे। फिर उसके बाद खबर आ गई कि सारे मामला तय पा चुके हैं। चाहे वो पाकिस्तान की बात करूं, चाहे इंडियन मीडिया पे हर चीज़ वो चल रही थी, लेकिन
अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हो रही, दैट मींस कि कहीं ना कहीं डेडलॉक इस वक्त बरकरार है। मुझे जहां तक फील होता है जो डेडलॉक इस वक्त बरकरार है वो है इंडिया के अंदर जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स होने, पाकिस्तान का स्टांस उसके ऊपर क्लियर है कि ठीक है, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, आप आईसीसी को बीच में डाल रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं कि जी हमने खेलना ही हाइब्रिड मॉडल के ऊपर है, फिर पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा। दूसरा, जहां तक मुझे लगता है कि जो ज्यादा इस वक्त जो डेडलॉक है वो है फाइनल्स को। अगर फाइनल्स इंडिया जाता है, मुझे जहां तक लग रहा है जितना ये वावेला तो मोहम्मद अवैस, ये वावेला इंडियन मीडिया भी कर रहा है कि हम मुत्तफिक नहीं हैं, बीसीसी इस पर मुत्तफिक नहीं है कि जो इंडिया वाले टूर्नामेंट्स हैं उनको भी हाइब्रिड मॉडल पर शिफ्ट किया जाए। लेकिन इतनी ताख़ीर जो कि अभी शेड्यूल जारी नहीं किया जा रहा है, इस ताख़ीर के बायस क्या समझते हैं, क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स जो है वो भी और शायकीन भी मुंतज़िर हैं, तो क्या समझते हैं नुकसानात क्या क्या है इसके ताख़ीर के? देखिए, नुकसान सबसे ज्यादा आईसीसी को होगा इस पे, क्योंकि आईसीसी का इवेंट है और अगर आप इतनी जल्द जिस तरीके से हबड़ा दबड़ी मची हुई, आप जानबूझ के लेट कर रहे हो, क्योंकि इसमें ब्रॉडकास्टर्स जैसे आपने कहा, उसके बाद याद रखें फैन व्यू भी होता है, क्योंकि फैंस जो उनसे आपको पता उसी हिसाब से अपनी, चाहे छुट्टियों की बात करूं, चाहे टिकट्स की बात करूं, सारा कुछ इसमें चीजें इन्वॉल्व होती हैं। उन्होंने मैच देखने जाना होता है। अभी तक स्केड्यूल आप नहीं बता रहे, मैंने इसलिए कहा ना कि दैट मींस के पाकिस्तान का जो स्टांस है वो बड़ा स्ट्रांग इस वक्त चल रहा है आईसीसी के अंदर। खुदा न खास्ता कोई मामला खराब होते हैं तो ऑब्वियसली आईसीसी पे ब्लेम जाता है। मैंने कहा जितने भी पिछले आप टूर्नामेंट्स की बात उठा के देख लें, आईसीसी हमेशा खामोश तमाशा ही बना रहा है। उसने कोशिश यही की है कि मैं साइड पे रहूं, ज्यादातर जो है वो इन्फ्लुएंस एक क्रिकेट बोर्ड की वजह से आप पूरे की पूरी क्रिकेट को तबाह तो कहीं अवैध भाई ऐसा तो नहीं है कि अब जय शाह क्योंकि सदारत संभाल रहे हैं आईसीसी की, तो पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान मेज़बान भी है इस इवेंट का, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए जो कि यकीनी तौर पे आईसीसी को पहुंचने वाले नुकसान से तो बहरहाल कम ही होगा, आईसीसी को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देखें, जेशा की पहले तो बात पूरी कोशिश थी कि मेरे आने से पहले जितना भी ये मामला है वो सुलझ जाए, कि कल को मेरे ऊपर ये चीज ना उछले। मैंने कहा कि दूसरे एंड पे अगर जेशा की थोड़ी साइकी की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको पता है जिस वक्त आप बड़ी सीट पे जाते हो आप कोशिश करते हो कि मेरी लॉबिंग लाइजॉनिंग तगड़ी हो, आप आके मामलात को सेट करके कहते हो देखें जी मैं आ गया तो मैंने सारे मामलात सेट कर दिए हैं, लेकिन लग नहीं रहा। आपने जैसे पहले भी बात की ना, चाहे उनकी मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे उनके एक्स क्रिकेटर्स की बात करें, जो बड़े उनके स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बैठे हैं, वो किसी सूरत इस चीज पे मानने नहीं दे रहे। वो मीडिया से एक प्रेशर बनता है ना कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलेगा, पाकिस्तान इंडिया में ही आके खेलेगा। भाई अगर आप इतने बाजिद हो कि यहाँ पर आके आपने नहीं खेलना तो भाई आखिर एक हटधर्मी क्यों है? मैंने कहा ना कि कल कोई आप देखें पाकिस्तान के साथ करें, दैट मींस के अगर इंडिया का दिल करे तो आईसीसी को आंखें दिखा के जी मैंने कल को साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया खेलने नहीं जाना, क्या आईसीसी उस पर मानेगा? एक मुल्क की वजह से आप पूरे का पूरा सर्कल खराब कर रहे हैं। मीडिया का इतना प्रेशर है इस वक्त आईसीसी के ऊपर, जो मीडिया ब्रॉडकास्टर्स राइट की बात करो, साफ बात कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जिस तरह गैर संजीदगी दिखाई जा रही है आईसीसी की तरफ से या बीसीसीआई की तरफ से, कहीं ब्रॉडकास्टर्स और शायकीन भी अगर अदल दिलचस्पी का शिकार हो गए, उनकी तरफ से इंटरेस्ट भी कम हो गया, तो फिर पूरा इवेंट ही कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए? देखिए, मैं इनकी कोशिश पूरी होगी कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। आपको पता है उनकी हमेशा उनका एक हमेशा स्टेटमेंट रही है कि पाकिस्तान को हम कोशिश करेंगे कि आइसोलेट करने की। वो बड़ी आपको पता है स्टेटमेंट है, क्रिकेट की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, वो पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं फिर इस चीज को दोहरा रहा हूँ, आज भी मुझे पता है कि ठीक है उनका ट्रैक रिकॉर्ड वर्ल्ड कप पे बहुत अच्छा होगा सारे मामलात में, लेकिन उनको खौफ इस चीज का जरूर है कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन पे अगर हम हार गए पाकिस्तान से तो भाई कोई एयरपोर्ट हमें जगह नहीं देगा। ये सब जानते हैं, जो तो सिचुएशन होगी क्लियर कट इस चीज का उनको पता है। फिर उनको ये पता है कि अगर ठीक है, और इस बार तो फिर मौक़िफ़ जो पाकिस्तान ने भी सख्त अपना लिया है, कोई ना कोई फैसला तो यकीनी तौर पर होना ही है। और आईसीसी जिस तरह से कंफ्यूज है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द उनकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। हम आ जाते हैं अपनी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के ऊपर। अवैस भाई, अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज में वाइट वॉश, उसके बाद फिर जिम्बाब्वे से शिकस्त, फिर जनूबी अफ्रीका से शिकस्त, क्या समझते हैं हम क्यों अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे? और फिर हम देखते हैं अगर तो हमारे एक के बाद एक प्लेयर जो है वो इस्तीफे दे रहे हैं, मुस्ताफी होते चले जा रहे हैं। तकरीबन कोई 36 घंटों में 3 पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या समझते हैं, कोई इंतशार है टीम के अंदर, कोई लॉबिंग चल रही है, क्या हो क्या रहा है? देखिए, रिजवान को अब प्रेशर तो फील हो रहा होगा, आपकी राइटली पॉइंटेड अप है, क्योंकि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज से बात करूं, आप ऑस्ट्रेलिया के 3 T20 मैचेस, उसके बाद आप अगर थोड़ा सा आप आ जाएं साउथ अफ्रीका के, आप दोनों T20 मैचेस हार गए, इसका मतलब आप 5 मैचेस हारे ऑन द ट्रॉट की बात करो, और ये प्रेशर आपके ऊपर बिल्ड होता है।
सबसे बड़ा जो मसला हमारा आपको पता है वो है थिंक टैंक का, जो इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ बैठा हुआ है। आपने फॉरेन कोच का मामला किया, सारे मामला है, मैं लिटरली कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि जो बड़ा एक नाम होगा ना फॉरेन कोच, अब वो जाके पाकिस्तान टीम को कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा। वो ज्वाइन करेगा जो बेचारा नौकरी शोकरी की तलाश कर रहा होगा, बड़ा नाम नहीं ज्वाइन करता आपको। आपने कोशिश की, उसके अंदर इंस्टेबिलिटी आप लेके आए, ठीक है, बाकी भाई को लेके अच्छी बात है कि आप इंग्लैंड सीरीज जीते हैं, सारे मामला हैं। जो टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ, जब T20 की बात करते हैं, सबसे बड़ा मसला आपकी बैटिंग ऑर्डर का है। आपको समझ में नहीं आ रही है। आपके साइम अयूब ने बहुत तगड़ी उसने इनिंग्स खेली है। मैंने कहा ना कि मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी करता हूँ साइम को कि यार बहुत ज्यादा चांसेस आपने दिए, लेकिन आपका जो मिडिल ऑर्डर है सबसे पहले उसका कसूर है। उस्मान खान, इतनी बड़ी आपके पास अब केस स्टडी हो चुकी है कि भाई को पलंदा देने के लिए कि यार ऑस्ट्रेलिया पूरी सीरीज तुम्हें दी, न्यूजीलैंड की पूरी सीरीज दी, वर्ल्ड कप तुम्हें दिया, जिम्बाब्वे सीरीज दी और भाई साउथ अफ्रीका सीरीज दे दी, तुमसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि डोमेस्टिक की बात करूं, जो प्लेयर्स होते हैं, आप लीग क्रिकेट की बात करें, बहुत तगड़े प्लेयर्स होते हैं, हैट्स ऑफ होता है, लेकिन वो इंटरनेशनल मटेरियल नहीं होते, उनसे परफॉर्मेंस नहीं होती। वो आपको क्लियर कट नजर आपको आ रहा है कि मिडिल ऑर्डर के अंदर आपके सस्टेनेबिलिटी नहीं है। फिर उसके बाद आप नीचे ऑर्डर पे चले जाएं, तैयब ताहिर आज सच परफॉर्म नहीं कर सके आपके लिए। पाकिस्तान का T20 में आपको बहुत टाइम पड़ा हुआ है, साल डेट पड़ा हुआ है, आप चॉप्स एंड चेंजेस कर सकते हो। मसला आपका चैंपियंस ट्रॉफी का, क्योंकि आपके सर पे चैंपियंस ट्रॉफी, अभी तक आपको ओडीआई स्क्वाड, अभी तक आपको समझ में नहीं आ रही कि आपको ओडीआई स्क्वाड होना क्या चाहिए। आप इस वक्त अपना ओडीआई स्क्वाड उठा के देखें, साउथ अफ्रीका का बहुत तगड़ा, उनके सारे प्लेयर्स वापस आ रहे हैं। माकरम की बात करें, सारे प्लेयर्स उनके वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान का जब मैं मिडिल ऑर्डर उठा के देखता हूँ, जब पोजीशन देखता हूँ, चौथी पोजीशन की जहां पर मैं कंपेयर करूंगा, स्टोनिस खेलता है, मैक्सवेल खेलता है, पांचवें चौथे पोजीशन में आपके पास सलमान अली आगा इस वक्त मौजूद है। सलमान अली आगा ने ठीक है परफॉर्म आपको करके दिया होगा, लेकिन यार आपका जो स्ट्राइक रेट का मसला है वो बहुत बड़ा एक इशू रहा है ओडीआई के अंदर। आपने ऑस्ट्रेलिया को 140 बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सारी चीज इसकी निशानदेही कर रहे हैं, अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जो इस्तीफे आ रहे हैं, इमाद वसीम हो गए, मोहम्मद आमिर हो गए, मोहम्मद इरफान हो गए, जिसका सवाल इशाल भी आपसे पूछ रही हैं, ये रिटायरमेंट क्या जबरी रिटायरमेंट जैसे तस्वर किया जाए, या हालात ऐसे बन चुके हैं उनको लगता है कि अब टीम के साथ रहने का उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होने लगा, ना टीम को उनसे फ़ायदा है, ना उन्हें टीम से कोई फ़ायदा है? देखिए हालात ऐसे हैं, क्योंकि अगर आप देखें इस वक्त तो पाकिस्तान के पास एक बेंच लाइनअप तगड़ी आती जा रही है। जो यंगस्टर्स की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, आपके पास यंग गन्स भी मौजूद हैं, यंगस्टर्स भी ऊपर आ रहे हैं। तो मुझे पता है इमाद ने बहुत ज्यादा सर्व किया, उसका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो ऐसी कोई लीग नहीं होगी, दुनिया की टीम होगी जिसमें उसने ना परफॉर्म किया हो। पाकिस्तान को बड़े क्रूशियल मैच भी जिताए हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि अब आप फ्यूचर की तरफ देखते हो, इमाद की इतनी ज्यादा क्रिकेट बाकी नहीं, आपने फ्यूचर की तरफ देखना है। अब मोहम्मद आमिर का थोड़ा सा मुझे भी था, क्योंकि जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया है, मुझे पता है लोग ये जरूर बात करते हैं कि यार वो अपना रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट नहीं ले सकता, लेकिन इकोनॉमी रेट बड़ा मेंटेन करता था। आपको याद हो, एक एंड से आपका इकोनॉमी रेट मेंटेन होता, दूसरे एंड से बॉलर दूसरा के प्रेशर डालता था। ये इस्तीफा इसलिए भी क्योंकि आपने करना है, आपने आगे फ्यूचर को देखना है। आज आपको पता है इनकी बात हो रही है, अब आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता एक और भी चीज बिल्डअप हो रही है, इसमें फैक्ट है, कोई गलत बात नहीं है। आगे आने वाले फ्यूचर, जो T20 वर्ल्ड कप की बात करूं या आगे T20 की बात करूं, क्या बाबर रिजवान को आप देखते नहीं देखते? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अब दूसरे डायरेक्शन के अंदर मूव ऑन होना है। तो अवैस भाई, इतनी जल्दी रिटायरमेंट इनकी, क्या समझते हैं प्लेयर्स का ये तरीका कार दुरुस्त है? बाकी जो खेलने वाले प्लेयर्स हैं उनके ऊपर क्या इस वक्त मैसेज जा रहा है जो इतनी जल्दी रिटायरमेंट्स हो रही हैं? देखिए जल्दी तो रिटायरमेंट्स नहीं है, क्योंकि काफी इनको टाइम हो गया। पाकिस्तान टीम में मोहम्मद आमिर की बात करें, बड़ा एक्सपीरियंस अपना है, आपको पता काफी टाइम से खेल रहे हैं। इमाद वसीम की मैंने कहा ना कि आप अपने आप को खुद भी जज कर लेते हो कि इस वक्त मुझे पाकिस्तान टीम में जगह मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने कहा ना कि बेंच लाइन आपकी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। इस वक्त अच्छी बात है कि आपके पास नए प्लेयर्स आ रहे हैं, आप उनको ग्रूम करें। एक्सपीरियंस तो मुझे पता है कहीं ना कहीं मैटर करता है, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट को कहीं ना कहीं दूसरे ग्राउंड पे देखूं, जैसे फखर जमान की बात कर लूं, आपको पता उनका भी एक मामला चल रहा है, लोग कहते हैं शायद वो ना कहीं रिटायर हो जाएं। उन चीजों को आपको देखना पड़ेगा जिनकी क्रिकेट बाकी है, जिनको आप कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली देखते हो कि यार अभी भी 3 4 5 साल हमें सर्व कर सकता है प्लेयर, उसको हैंडल किस तरीके से करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम बनता है। मैं खुद हैरान था कि साउथ अफ्रीका सीरीज के अंदर जहां पर एक बंदे ने आपको पिछले मैचेस जिताए हो, पिछले टूर्नामेंट में 200 भी किया हो, आप उसको सीरीज के अंदर नहीं रखते। आज हम बात करें ना उस्मान खान वगैरह की, आपको फखर की कमी महसूस हो रही है, लेकिन जो प्लेयर्स इस वक्त रिटायर हुए हैं पाकिस्तान टीम से, इरफान है, आमिर हैं, इमाद हैं, इनकी आगे क्रिकेट आप 4 5 साल नहीं देखते, क्योंकि जब भी याद रखें जब आप प्लानिंग करते हैं किसी फ्यूचर क्रिकेट की, तो आप प्लान करते हो 3 4 साल 5 साल आगे जाके देखते हो कि हमारी टीम कहां पर खड़ी हो। हमारा ये इनके अगर देखूं तो इधर नहीं खड़े होते इस देखो, तो इसलिए बेटर है कि इस वक्त बिल्कुल सही है। अच्छा अवैस भाई, आपके ख्याल में T20 का बदला हम वनडे में ले पाएंगे? देखिए मुश्किल है, मैं कैटेगोरिकली कहता हूं, क्योंकि एक बात याद रखें कि पाकिस्तान टीम की बॉलिंग यूनिट बहुत तगड़ा था। ऑस्ट्रेलिया सीरीज की चलें, अगर लेटेस्ट की बात करूं, आपने उनको 140 पे आउट किया, बॉलिंग आपकी बहुत तगड़ी थी।
आपकी टीम जब 140 करती है, चेज 150 करती है, कर सकती है। लेकिन जिस वक्त आपने 250, 200, 250 टच करना है, और अगर मैं चैंपियंस ट्रॉफी की चले साउथ अफ्रीका की बात करता हूँ, क्या पता अगर वो 300 करने में कामयाब अगर हो जाते हैं खुदा ना खास्ता, उसको चेज करने की क्या सख्त है पाकिस्तान टीम में नहीं है। हमारा एक मसला क्या रहा है ओडीआई क्रिकेट के अंदर, अच्छी बात है कि साइम फॉर्म के अंदर आपको नजर आ रहा है, मसला डॉट बॉल डिलीवरीज का बहुत ज्यादा है। हमारे ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, बहुत ज्यादा डॉट बॉल डिलीवरीज होती हैं। फिर आप जब मिडिल ऑर्डर के अंदर आ जाते हैं, जहां पर आपको 5-6 रन पर ओवर चलना होता है, 7 रन भी टीमें चलती हैं, हम लोग वहीं टिके होते हैं 3.5-4 रन पर ओवर। हम लोग अपने इकोनॉमी रेट को नहीं मेंटेन करते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि पाकिस्तान टीम इसको किस तरीके से चैलेंज को लेती है। मैंने कहा ना, ये वो सीरीज है जो आपकी डिसाइडर होगी कि आपकी ट्राई नेशन, इसके बाद जो पाकिस्तान में होनी है, और आपकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड क्या होना है, ये डिसाइडर है। यहाँ पर आप ओडीआई क्रिकेट में आगे कड़े इम्तिहानात हैं, उसके लिए हमें यकीनी तौर पे इक़दाम करने होंगे। ख़ास तौर पे हमारी जो बैटिंग लाइन है और जो हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग लाइन है, उन्हें ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, वरना एक एक करके जो सीरीज़ हैं, जो मैचेस हैं, वो हाथ से जाते रहेंगे। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। और जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे पहाड़ी की सैर करवाएंगे। बिल्कुल, एक लाहौर में मौजूद एक पहाड़ी की आपको सैर करवाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, आप भी हैरान होंगे गलती से भी उस पहाड़ी में सैर के लिए जाना नहीं है। लाहौर में कौन सी ऐसी पहाड़ी है, लेकिन आपने बाद जब वापस आएंगे तब आपको बताएंगे। वेलकम बैक। और एक बार फिर से आपको सैर करवाते हैं, हम आपको करवा रहे हैं, लेकिन आपने वहाँ पे गलती से भी नहीं जाना, नहीं तो आपका दिमाग सुन हो जाएगा। एक ऐसी पहाड़ी की हम बात कर रहे हैं जो कि लाहौर में मौजूद है, और आप सोच भी रहे होंगे कि लाहौर में पहाड़ियाँ कब से आ गई, क्योंकि लाहौर तो मैदानी इलाकों में शामिल है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आपकी सोच के बिल्कुल बरक्स ये पहाड़ी पत्थरों से नहीं बल्कि कचरे से बनी हुई है। रोज़ाना 5000 टन कचरा जो है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से वहाँ पर डंप किया जाता है, और ये पहाड़ी बन चुकी है। अब एनर्जी बनाने के लिए इस पहाड़ी पर पंजाब हुकूमत ने मंसूबे भी जारी किए हैं। बिल्कुल, और पहाड़ी पर सोलर पार्क बनेगा, इसके ऊपर अभी काम जो है वो हो रहा है वहाँ पर। लेकिन ये पहाड़ी कितनी खूबसूरत नज़र आती है, पहाड़ी की आपको सैर करवाते हैं। राना वहीद जो है वो वहाँ पर हमें दिखाएंगे कि पहाड़ी किस तरह से बनाई गई है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसी पहाड़ी पर जो कि पत्थरों की पहाड़ी नहीं है, बल्कि जो आप लोगों का कचरा है लाहौर शहर का, ये उससे बन गई है बड़ी पहाड़ी। और 5000 टन रोज़ाना का जो कचरा है वो यहाँ पे डंपिंग साइट पे आता है। इस वक्त यहाँ पे ये 2 प्रोजेक्ट जो है इस ऊंची पहाड़ी के ऊपर जो है वो बन रहे हैं। एक है जिसमें ऑर्गेनिक जो यहाँ पे प्लांट है जो कंपैक्ट करता है कचरे को, और उसके बाद उसका ऑर्गेनिक बनता है जो कि मार्केट के अंदर सेल होता है। और इसी तरह दूसरा जो प्रोजेक्ट यहाँ पे जो अब बन रहा है वो है सोलर का एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे बनने जा रहा है कि इस पहाड़ी के ऊपर सोलर लगाया जाए। तकरीबन ये 300 मीटर ऊंचाई के ऊपर ये पहाड़ी है। इस वक्त आपको दिखाते हैं कि जो कचरा आपका आता है यहाँ पे, ये उससे ही इतनी बड़ी पहाड़ी बन गई है जमा हो के। और इसमें अगर देखा जाए तो दुनिया में इस कचरे से एनर्जी बनाई जाती है, जिसमें अमेरिका है, यूके है, वो इस कचरे से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हमारे एनर्जी का प्रोजेक्ट बज़ाहिर तो नहीं लगता, अब इसका हल ये निकाला है कि ये इतनी ऊंचाई पे ये कचरे की पहाड़ी बन चुकी है। अगर इस तरफ देखो कि कई एकड़ पर मुहित जो ये पहाड़ी का ऊपर वाला हिस्सा है, आप अगर रिंग रोड को नजर मारें तो आप देखते हैं कि ये कितना नीचे है। वेस्ट टू एनर्जी बिल्कुल एक दुनिया में बड़ा फिजिबल कॉन्सेप्ट भी है, होता भी है, लेकिन कुछ इसमें हमें जो हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि पाकिस्तान में ये क्यों नहीं हो सका, हमें वो भी समझने की ज़रूरत है। और उसके अंदर मल्टीपल इदारे मौजूद हैं जिनके साथ मिल के इस काम को किया जाता है। समाओ पाकिस्तान में नहीं हो सका, हम इसी को एक्सप्लोर कर रहे थे कि हम अपने वेस्ट को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी दौरान हमें फिर रिसर्च के दौरान इस चीज़ का एहसास हुआ कि सबसे पहले जो इसके अंदर से मीथेन निकल रही है, इस मीथेन को किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाए, इसको कैप्चर किया जाए और उससे कार्बन क्रेडिट्स जो हैं वो जनरेट किए जाएँ। इसी सर्च के दौरान हमारी रूडा के साथ भी मुलाकात हुई और रूडा ने भी इसके अंदर इंटरेस्ट शो किया, और फिर ये एक जॉइंट वेंचर के तहत
LWMC और रूडा ने इसका इनिशिएटिव। मेरे अकब में मौजूद कचरे की पहाड़ी के बारे में आपको बताया कि अब इससे एनर्जी, वैसे एनर्जी प्लांट तो नहीं यहाँ पे फंक्शनल हमने देखा, लेकिन अब एनर्जी सोलर से बनाई जाएगी। चूँकि ये पहाड़ी कई एकड़ पर मुहित है, जो कि सिर्फ इतनी ऊंचाई के ऊपर सिर्फ कचरे को डंप करने के साथ ही इतनी ऊंचाई पर चली गई है। अब इसके ऊपर मिट्टी डालकर एक तो पार्क बनाई जा रही है, दूसरा यहाँ पे सोलर का प्रोजेक्ट भी लगाया जाएगा। कैमरामैन मुजाहिद भट्टी के साथ राना वहीद, एक न्यूज़ लाहौर। आपने जिस तरह से इस पहाड़ी को हमारे सामने रखा है और उसकी खूबसूरती बयान की है, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और बात करेंगे पोलियो वायरस जैसी मूजी मर्ज की और इसके फैलाव को रोकने के लिए मुल्क भर में इस वक्त 143 अजला में से 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज़ हो गया और 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 4 करोड़ 47 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। बिल्कुल, और ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान की आबादी की शरह किस रफ्तार से बढ़ रही है कि पिछले 5 सालों में माशाल्लाह 4.5 करोड़ बच्चे पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं, जिनके लिए मुहिम चलाई जा रही है और 22 दिसंबर तक ये मुहिम जारी रहेगी। इंसदादे पोलियो मुहिम पंजाब के 36 अजला में होगी। और अगर बात की जाए, जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि इस साल भी 60 से ज़ायद केसेस सामने आ चुके हैं, लेकिन हुकूमत पुरज़्म है कि इसका मुकम्मल खात्मा करना है। वज़ीर आज़म का इस मुहिम का इफ्तिताह करते हुए क्या कहना था, पहले वो सुनिए। पाकिस्तान की और दूसरे ममालिक की इस पोलियो के ख़िलाफ़ जो हमने जंग शुरू की हुई है उसमें पूरी मदद कर रहे हैं। तो आज हमने ये जो मुहिम का आगाज़ किया है, इन नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को पोलियो के कतरे पिला के, तो मैं समझता हूँ कि सेनेटर डॉक्टर आयशा रज़ा और डॉक्टर भरत साहब की निगरानी में ये कैंपेन पूरे पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतों और सूबाई वज़ीर आला के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म भी बहुत पुरआज़म है और जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इस मूजी मर्ज को। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर राना जवाद असगर हैं, पोलियो एवोल्यूशन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, इस वक्त कैंपेन जो है वो जारी है, तकरीबन जो बताया जा रहा है 4 करोड़ 47 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कब तक हम बच्चों को पोलियो से महफूज मुल्क बना लेंगे, बच्चों को इससे छुटकारा हासिल करवा पाएंगे? जी, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का और इतने अहम टॉपिक पे आपने डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस साल तकरीब 63 केसेस पोलियो के ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुके हैं और अभी टाइम रहता है तो एक्सपेक्टेड है कुछ 70 या उसके ऊपर नीचे केसेस हो जाएंगे। ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है पोलियो के हवाले से। पाकिस्तान में बड़े अरसे बाद हमें इतना ज़्यादा दोबारा पोलियो केसेस का सामना करना पड़ा है और इसके अंदर ये भी याद रखिए कि एक जो पोलियो का केस पकड़ा जाता है, इसका मतलब है कि कम्युनिटी के अंदर 100 और भी मरीज होंगे जिनकी अलामत इतनी हल्की फुल्की होंगी कि उनको कोई फालिज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो आगे बीमारी फैला सकते हैं। इसी वजह से हमारे इस साल 85 डिस्ट्रिक्ट्स जो है उनके सीवरेज के अंदर हमें पोलियो की निशानियां मिली हैं, जिसका मतलब है कि मामला बहुत फैल गया हुआ है इस वक्त तक। और इस वजह से हम सबको एज ए इज्तिमाई कोशिश करनी चाहिए कि हम पोलियो पे काबू पा सकें। डॉक्टर साहब, कोशिश तो हो रही है, यकीनी तौर पे हुकूमत भी पुरअज़्म है, हर साल ये भरपूर तरीके से मुहिम भी चलाई जाती है, लेकिन क्या वजह है कि गुजरने वाले साल में की बजाय ये जो आप फिगर बता रहे हैं 63 या 70 के करीब, ये तो बहुत बड़ा फिगर है। इसकी वजह क्या है? क्या वालिदैन की तरफ से ताउन नहीं हो रहा, या जो कतरे पिलाए जा रहे हैं वो इनफेक्टिव हैं या एक्सपायर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाज़ जगहों पे असरअंदाज नहीं होते? देखिए जी, ये इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और उसके एक जो बड़ी वजह है कि ये एक अलहदा प्रोग्राम है पोलियो का। हमने इमरजेंसी में शुरू किया था 90 की दहाई में और हमारा ख्याल था चंद सालों में हम इस पे काबू पा लेंगे, लेकिन वो एक मतवाजी प्रोग्राम चल रहा है। जो हमारे बच्चों को दूसरे हिफाजती कतरे पिलाने का प्रोग्राम है या इंजेक्शन लगाने का प्रोग्राम है, जिसे EPI कहते हैं, वो एक अलहदा चल रहा है। तो ये 2 मतवाजी प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसकी वजह से एक लोगों के अंदर थोड़ी सी बेचैनी पैदा होती है कि भाई पोलियो वाले रोजाना क्यों आ जाते हैं, हर महीने बाद क्यों आ जाते हैं। तो एक तो वो है। दूसरा ये है कि
अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, ये मेरा जाती ओपिनियन है, कि इसको अपना मसला नहीं समझा, क्योंकि इंटरनेशनल डोनर्स इस पोलियो की एरेडिकेशन में ज्यादा सफ़े अव्वल पे है। तो जब तक पाकिस्तान खुद इसका कंट्रोल खुद हासिल नहीं करता और अपनी जिम्मेदारी के साथ इसको आगे नहीं बढ़ाता, हमें ये मसाइल आते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी जो जिसकी तरफ इशारा जुनैद ने भी किया कि क्या ये एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि इनकी चेन को कहते हैं मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल भी है, क्योंकि हमें ये एड्स के तौर पे बाहर से आते हैं और इनकी चेन को मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या ये रीज़न भी हो सकती है कि ये एक्सपायर हो जाते हैं और उस तरह से असर बॉडी पर नहीं करते हैं? नहीं, ये जो वैक्सीन है, जो पोलियो ओरल वैक्सीन है, ये काफी स्टेबल है। बिल्कुल कोल्ड चेन इसके लिए चाहिए होती है, लेकिन अब इसके ऊपर जो लेबल लगा होता है उससे भी लगाने वाले को अंदाजा हो जाता है, क्योंकि अगर वो एक खास ठंडक से एक खास मुद्दत तक बाहर रहे तो उसके ऊपर एक मार्क जो है वो अपना रंग बदल देता है। तो इस वजह से अगर उसकी चेन जो मेंटेन नहीं हो रही तो बड़ा क्लियरली नजर आ जाता है कि ये इसको अब नहीं लगाना चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा जो बड़ी बात है वो ये है कि लोग बेशुमार, देखिए मैं जिस तरह कहा था, बहुत सारी वजह है, और हमारे पोलियो वर्कर्स ने, बच्चियों ने, लोगों ने, पुलिस वालों ने और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों वालों ने हर साल बेशुमार शहादतें दी हैं दूसरे के लोगों के बच्चों को महफूज बनाने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उन पर अटैक भी किए जाते हैं डॉक्टर साहब, उनको जाहिर है अपनी जानों का भी खदशात उनको होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जिस तरह से हिम्मत और हौसला दिखाते हैं और उन इलाकों में भी जाते हैं जहाँ पर जाना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो एक बड़ी खुशाइंद बात है कि सब मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। एड्स भी आ रही हैं हमें, क्या आप समझते हैं कि कितने साल मजीद लग जाएंगे हमें पोलियो फ्री करने में अपने मुल्क को? अब तो आप किसी एयरपोर्ट पर जाएँ तो आपको पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं। जी हाँ, मैंने अभी मुल्क से बाहर जाना है तो मुझे भी अपनी फैमिली समेत कतरे पीने पड़े हैं, तो और उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ा है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही। देखिए, जो इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, उनका अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो अगर वो खुद इसका कंट्रोल ले ले और इसको अपनी बना ले जिम्मेदारी, एक पाकिस्तानी कौमी जिम्मेदारी बना ले, तो हम 2 साल के अंदर इस पोलियो को खत्म कर सकते हैं बगैर इमदाद के। थोड़ा सा अगर डॉक्टर साहब इसकी वजाहत अगर आप कर दें कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इसे अपना मसला नहीं कर रहा, ओन नहीं कर रहा इस इशू को, कहाँ पे लैग कर रहा है? क्योंकि कंपेन्स तो हम भरपूर देखते हैं, इश्तिहारात भी देखते हैं अखबारों में, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, लेकिन मसला कहाँ पे आ रहा है? ज़रा खुल के इसकी तो निशानदेही कीजिएगा। जी 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 जी, मैंने तो इस पे खुल के काफी लिखा है, मेरा पब्लिश्ड है, और साइंसी जर्नल्स के अंदर भी लिखा है और अखबारात के अंदर भी लिखा है, और उसके अंदर मैंने ये वजूहात दी हैं कि क्योंकि पोलियो एरेडिकेशन पाकिस्तान में जो हमारी डोनर एजेंसीज वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं और इस वजह से पॉलिसीज भी वो बनाती हैं, एक्सिक्यूट भी वो करती हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लोग एज ए सेकंड लाइन उनके साथ होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो पाकिस्तान में जो बच्ची गई है पोलियो के कतरे पिलाने, अगर हम उससे इंफॉर्मेशन लें कि उसको क्या मुश्किलात है और उसको सही करने की कोशिश करें, जिसे हम कहते हैं ग्राउंड से ऊपर आप स्ट्रेटेजी बनाएं, और पाकिस्तान अपनी कौमी जिम्मेदारी समझ के ये कहे कि आप पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ आए, वो हमारा साथ है, लेकिन लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान को खुद करनी चाहिए, इसकी पॉलिसी खुद बनानी चाहिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन खुद अपने तौर पे करनी चाहिए। लोकल नुमाइंदे जितने अच्छे से ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं या वहाँ के मसाइल को समझ सकते हैं, जाहिर है एड्स देने वाले दीगर ममालिक या बाहर बैठे हुए लोग उस चीज़ को, उन पॉलिसीज़ को बनाते वक्त वो चीज़ें नज़रअंदाज कर देंगे, वो चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। आपका जो वैलिड है, जो पॉइंट आपने रेज़ किया है, गवर्नमेंट जो इस वक्त जो इकदाम कर रही है हमें तो वो काफ़ी नज़र आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब हम ये सुनते हैं कि फिर भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो एक खदशात जो है वो जन्म लेते हैं कि क्या आने वाले दिनों में ये बढ़ जाएंगे अगर इसी तरह से काम भी होता रहेगा, नज़र भी आता रहेगा कि पोलियो मुहिम चल रही है, बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो वो फिर भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मैं दूसरी तरफ आऊँगी, जो आपने कहा कि पैरेलल 2 कैंपेन्स आपकी चलती हैं, 2 प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इंजेक्शंस भी जो बच्चों को लगाए जाते हैं, इंजेक्शंस भी हुकूमती सतह पर इसी तरह से लगाए जा रहे हैं जिस तरह से ये पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं, या फिर वो बच्चों को अस्पताल से ही लगवाने पड़ते हैं?
नहीं जी, वो तो बच्चों को अस्पताल में लगाने पड़ते हैं या हेल्थ केयर सेंटर्स में है, और देखिए वो लोग आके लगवाते हैं। तो अगर पोलियो को उस प्रोग्राम का इंटीग्रेटेड पार्ट बना लिया जाए, और जो वसाइल इस वक्त जितने पोलियो पे हम पैसे लगा रहे हैं, बेशक वो डोनर्स लगा रहे हैं और या बाहर के लोग लगा रहे हैं, लेकिन उससे कम हम अपने उस प्रोग्राम पे लगा रहे हैं जो तकरीबन 14-15 बीमारियों से बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तो मेरा जो दूसरा आर्गूमेंट ये है कि वो एक ही प्रोग्राम हो, और जहां लोग अपने बच्चों को बाकी बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगवाने या उसकी वैक्सीन लेने जाएंगे, तो उसके साथ ही उनको पोलियो की भी मिल जाएगी। तो इस वजह से उन हलकों के अंदर जहां इसके खिलाफ कुछ अफवाहों की वजह से शकूक पाए जाते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे, और वो लोग जो कम्युनिटीज हैं वो ये उनको क्लियर होगा कि ये जो हेल्थ केयर वर्कर हमारे पास आ रहा है वो हमारे बच्चे की हिफाजत चाहता है, वो सिर्फ एक पोलियो के टीके उसको कतरे पिला के अपना कोई नंबर नहीं पूरा कर रहा, वो हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए वाकई सीरियस है। और ये एक प्रोग्राम जो है, पूरी दुनिया में एक प्रोग्राम होता है, इमरजेंसी में इसको सेपरेट किया जाता है, लेकिन अब ये इतना अरसा हो गया है पोलियो प्रोग्राम को सेपरेट हुए, इसको वापस अब दोबारा आपको जिसे हम EPI प्रोग्राम कहते हैं, जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है पाकिस्तान का, उसके अंदर इसको जब्त करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आनंद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उम्मीद करते हैं हुकूमत इन इक़दामात को मजीद मौसर करेगी ताकि जो केस है इसका खात्मा और मुकम्मल पोलियो फ्री पाकिस्तान को यकीनी बनाया जा सके। दीगर इशूज़ हैं जिनके ऊपर बात करेंगे अपने प्रोग्राम में, लेकिन एक ब्रेक के बाद, और आपकी मुलाकात करवाएंगे नन्हे सुफियान महसूद से भी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान के नन्हे मार्शल आर्टिस्ट से। सिर्फ 5 साल के हैं सुफियान महसूद, और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है और भारत से ये रिकॉर्ड छीना भी है। जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं हमारे नन्हे आर्टिस्ट, जिन्होंने एल्बो टू नी स्टेप्स का रिकॉर्ड अपने नाम किया। देख भी सकते हैं किस तरह से ज़बरदस्त मुजाहरा कर रहे हैं इस मार्शल आर्ट का। नन्हे से हमारे साथ सुफियान महसूद मौजूद भी हैं, क्यों ना हम उनसे बात भी करें। वेलकम टू शो कहेंगे सुफियान महसूद आपको। सुफियान, किस तरह से आपने इतनी छोटी सी उम्र में ये रिकॉर्ड कायम कर लिया है, बताएंगे कुछ हमें भी? और उनके साथ उनके वाले भी मौजूद हैं, इरफान साहब, जो कि पहले ही रिकॉर्ड याफ्ता हैं, बहुत से रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। तो आप दोनों को वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो इरफान भाई, ये सारी मेहनत यकीनी तौर पे आपके थ्रू ही बच्चों तक पहुंच भी रही है। ना सिर्फ आपके बेटे बल्कि आपके जो क्लब के दीगर बच्चे हैं वो नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। ये जो स्पेसिफिकली था एल्बो टू नी स्टेप्स का रिकॉर्ड, इसे पूरा करने में कितना वक्त लगा, कितनी मेहनत लगी आपकी भी और इरफान की भी और आपके साथ साथ सुफियान की भी? ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था, सुफियान मेरे साथ एकेडमी जाते रहते हैं, वहाँ पे हमारे डेली प्रैक्टिस होती है अपनी एकेडमी की। तो इसके से पहले जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो उस पे तकरीबन 5-6 महीने हमने प्रैक्टिस की हुई थी। काफी डिफिकल्ट रिकॉर्ड था ये जो रिकॉर्ड था, नी टू एल्बो। इसके लिए 5-6 दिन मैंने जब सर्च किया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो इसके लिए 5-6 दिन सुफियान ने प्रैक्टिस की है, तो बहुत कम टाइम में ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। यानी कि सिर्फ 5 दिनों में आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया, भारत से ये टाइटल भी छीन लिया। तो इसका मतलब है कि हमारे बच्चों में पोटेंशियल तो बहुत है, सलाहियतें तो बहुत हैं, अगर थोड़ी सी उन्हें डायरेक्शन दे दी जाए। बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड था 30 सेकंड में 54 नी टू एल्बो स्ट्राइक करने थे। सुफियान ने 79 किए, तो काफी अच्छे मार्जिन से ये रिकॉर्ड भी। अच्छा, सुफियान से हम जानना चाहेंगे, सुफियान आपने ये कितनी मेहनत की है, बाबा ने कितना टफ टाइम दिया आपको, किस तरह से सिखाया और आपने फिर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया? मैंने 5 दिन की थी। अच्छा, बाबा सुबह सुबह उठा देते थे प्रैक्टिस करने के लिए? तो सुफियान कितने घंटे, कितना टाइम लगाते थे, रोज कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए? और आपको पता था कि आपने किसे शिकस्त देनी है, आपके भारत के जो हरीफ खिलाड़ी थे? कितने घंटे प्रैक्टिस की? 2 घंटे। 2 घंटे की प्रैक्टिस करते थे आप। अच्छा इरफान साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि जाहिर है बच्चे को ट्रेन करना मुश्किल होता है, आपने 5 दिनों में कर दिया, क्या सुफियान ने टफ टाइम दिया आपको, सीखने में मुश्किल पेश आई, किस तरह से सीखा सुफियान ने, या जल्दी पिक कर लिया चीज़ों को?
ये सिर्फ समझाना होता है, प्रॉपर गाइडेंस वगैरह के थ्रू आपको कोई भी वो चीज वो कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। हमारी जो डेली वर्कआउट होती है उसमें ये फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, तो इसको आइडिया था कि नीट टू एल्बो स्ट्राइक किस तरीके से करनी है। मैंने सिर्फ समझाया कि ये आपने ये गाइडलाइंस फुलफिल करने हैं। तो वो गाइडलाइंस जब उसने सही तरीके से फुलफिल किए हैं, फिर उसके बाद बहुत ही कम टाइम में 5 दिन में इसने रिकॉर्ड इसने तोड़ा है। अच्छा, पढ़ाई में कैसे है सुफियान? क्या पढ़ाई भी मुतासिर हुई थी जब ये खासतौर पर रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयारी या प्रैक्टिस चल रही थी इनकी? नहीं, सुबह के टाइम इनकी स्कूल होता है, सुबह चले जाते हैं, फिर जब आ जाते हैं तो असर के टाइम पे मेरे साथ क्लब चले जाते हैं। टाइम स्टडी को भी प्रॉपर टाइम देते हैं और मार्शल आर्ट्स को भी प्रॉपर टाइम। हमारी कोशिश होती है कि मुतासिर ना हो। ज़बरदस्त, ढेरों दुआएं आपके लिए भी और आपके एकेडमी के बच्चों के लिए, आपके अपने बच्चों के लिए जो ज़बरदस्त रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी तरह से रिकॉर्ड्स बनाते रहिए और हम अपने नाज़रीन को, पूरी दुनिया को इन रिकॉर्ड्स के बारे में बताते रहेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, कुछ बात हो जाए एलन मस्क की, के अमीर तरीन लोगों, जहाँ पर एलन मस्क ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है जी, और जिसकी मिसाल कहीं पर नहीं मिलती है। ब्लूमबर्ग के ये रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी जो कंपनीज के मालिक हैं एलन मस्क, उन्होंने दुनिया के पहले ऐसे फर्द बनने का रिकॉर्ड कायम किया जिनकी दौलत 400 अरब डॉलर के हिस्से को भी अबूर करने जा रही है। बिल्कुल, और इनकी कंपनी स्पेस एक्स की कदर जो है उसकी मालियत है 350 अरब डॉलर और टेस्ला के हिस्से की कीमतों में इजाफे के बायस 11 दिसंबर को एलन मस्क की दौलत में 62.8 अरब डॉलर्स का मजीद इजाफा हुआ है और इजाफे के बाद अब 447 अरब डॉलर्स के मालिक वो बन चुके हैं और दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स जेफ बेजोस जो हैं वो 198 अरब डॉलर्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। लेकिन जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है और इस दौलत में दिन ब दिन हर गुजरते सेकंड के साथ, मिनट के साथ कई गुना इजाफा होता जा रहा है। हम भी उन्हें कहेंगे कि इसी तरह बढ़ाते जाएं। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और लेजेंड, लॉलीवुड की हीर अदाकारा फिरदौस बेगम की बात करें, जिनको मद्दाहों से बच रहे तकरीबन 4 बरस बीत गए। अदाकारा ने 150 से ज़ायद फिल्मों में काम किया है और फिल्म हीर रांझा ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया था। 1947 में ये पैदा हुई थी, 4 अगस्त 1947 में, और अदाकारा फिरदौस बेगम का असल नाम जो परवीन था, पाकिस्तान बनने से भी पहले पैदा हुई थी वो। जी हाँ, और फिल्म फानूस से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था और 150 से ज़ायद फिल्मों में उन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए, जिसमें से जो काबिल ज़िक्र थी 20 उर्दू और 130 से ज़ायद पंजाबी फिल्में शामिल थीं। और उन्होंने पश्तो फिल्मों में भी काम किया है, पश्तो फिल्मों में भी वो जलवागर हुई हैं और उनकी अदाकारा की सुपरहिट फिल्मों में हीर रांझा है, दिलां दे सौदे, मलंगी और आंसू भी शामिल है। हम भी आपको कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। जिसको आप सुनते हैं तो आज भी माजी के झरोकों में खो जाते हैं। इस गाने के बाद यकीनी तौर पे एक ब्रेक बनती है। बिल्कुल जी, इस गाने के बाद ब्रेक बनती है। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। ऐसे एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद और अभी आपको दिखाते हैं इतालवी फोटोग्राफर का एक शाहकार जिसने कमाल कर दिया है। मार्सेला नामी इस फोटोग्राफर ने 10 सालों से कमरी तग़य्युरात की तस्वीर कशी की है और इस सर्पल मोंटेज में मुआजना करने के लिए अपनी 48 तस्वीर का इंतखाब किया है। आप देख सकते हैं ये एक चांद के मुख्तलिफ शेड्स हैं और इन खूबसूरत तस्वीर को इकट्ठा करने में इस फोटोग्राफर ने लगभग 10 साल लगाए हैं और फिर ये मुख्तलिफ रंग हैं अंजाम दिया जो तब जाहिर होते हैं जब चांद को ज़मीन के माहौल के, कंबल की सतह और फासद गैस की तहों के जरिए देखा जाता है और इसकी तस्वीर कशी जो है वो की जाती है। खूबसूरत तस्वीर देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गई है और देखने वालों ने भी इसको खूब सराहा है। तो हम भी देखकर हैरान हो रहे हैं कि ये कितना खूबसूरत मोन्टाज बनाया गया है और इसमें मुख्तलिफ रंग दिखाए गए हैं चांद के। बिल्कुल, और वैसे एआई का दौर है तो पहली नज़र में जब मैंने भी देखा तो मुझे लगा शायद ये एआई का कमाल है या एडिट की भी तस्वीर है, लेकिन ये रियल पिक्चर्स हैं और एक फोटोग्राफर की तरफ से अपनी 10 साल की जो दिन रात की मेहनत है, किसी ने 10 साल सर्व कर दिए और जुनैद को लगा कि ये एआई का कमाल है और एडिट करके बहुत से लोग कर देते हैं और ये सारा मोन्टाज देख के खूबसूरत है। ये नहीं आता ना, देखें पर्पल, रेड और इस तरह के जो शेड्स हैं मुमी तौर पे आपको नजर नहीं आते हैं, लेकिन ये बहरहाल हकीकत पर मबनी है और बहुत ही खूबसूरत हैं। हम आगे बढ़ते हैं जनाब और आपको बताते हैं अबाबील के बारे में, जो कि एक ऐसा परिंदा है जो ज़मीन पर उतरे बगैर मुसलसल 10 माह तक उड़ सकता है और माहिरीन ये कहते हैं कि इसे इतने अरसे ये परिंदा जो है वो बगैर नीचे उतरे और बगैर कुछ खाए पिए ये फ़ज़ा में हवा में रह सकता है।
बिल्कुल अल्लाह ताला की कुदरत है ये, और ये साबित हो गया है। अबाबील की तरह एक परिंदा कॉमन स्विफ्ट में ये सलाहियत है, और कॉमन स्विफ्ट यूरोप और एशिया में पाया जाता है। दरमियानी जिसामत का ये जो परिंदा है ये साल के बेशतर वक्त महव परवाज़ रहता है, और बाज़ डाटा से ज़ाहिर ये भी होता है कि साल में 10 माह तक ये परिंदा मुसलसल उड़ान भर सकता है, और ये परवाज़ के दौरान ही हवा में उड़ने वाले छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको खाता है, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करता है। अच्छा, भूखा प्यासा नहीं रहता, ये ऊपर जो उड़ रहे होते हैं छोटे छोटे हशरात, उनको खाकर अपनी जो रोज़मर्रा की नीड्स होती हैं उनको पूरा करता रहता है। और बहरहाल ये खूबसूरत परिंदे हैं, अल्लाह ताला की खूबसूरत तख्लीक है। इनके ऊपर हम बात जो है वो आपको बताते रहते हैं कि कौन कौन से अल्लाह ताला की खूबसूरत तख्लीकें हैं जिनको अभी तक हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। हम आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा जो आखिरी टॉपिक है, आपका फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट भी है, आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा, आपके सितारे क्या कहते हैं, आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा, आपको जॉब्स मिल सकती हैं, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है या नहीं, और कितना संभल कर चलना होगा। से डायरेक्टली पूछ लेते हैं। उनसा, एक बार फिर से पाकिस्तान मॉर्निंग में वेलकम कहेंगे आपको। गुड मॉर्निंग, बताइएगा कि हमारे नाज़रीन का ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। जी एरीज की बात करते हैं सबसे पहले, और एरीज वालों के लिए जो कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये हफ्ता एरीज वालों के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। कोई नए ऑप्शंस, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज का भी कार्ड है। किसी के साथ जो है वो पार्टनरशिप भी हो सकती है अपनी जॉब या बिजनेस के हवाले से, या कोई रिश्ता भी एरीज वालों का आ सकता है। तो ओवरऑल एरीज वालों के लिए अच्छा है। सेहत के हवाले से भी एरीज की जो सेहत है वो अच्छी रहेगी। टॉरस की बात करते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, गुड न्यूज आ सकती है। पैसे से मुतालिक कोई खुशखबरी उनको मिल सकती है। कहीं उनका पैसा फंसा हुआ है, कोई पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो वहां से इनको गुड न्यूज मिलेगी। बच्चे की पैदाइश, काफी टॉरियंस जो खवातीन हैं वो भी कंसीव कर सकती हैं। तो नए नए प्लान्स भी बन रहे हैं टॉरेंस के। हो सकता है नया साल स्टार्ट होने वाला है तो कुछ प्लान कर रहे हैं नए साल के हिसाब से। फिर जेमिनाई की बात करते हैं। जेमिनाई वालों के लिए 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि जो जेमिनाई बहुत जिनकी सेहत सही नहीं रहती थी, या कारोबार में जो है फायदा नहीं होता था, या जॉब में परेशानी थी, उन जेमिनाई वालों के लिए वो बुरा टाइम अब खत्म हो रहा है, और कोई कुछ नई चीजें, कुछ नए जो है नए प्रोजेक्ट्स उनके स्टार्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि बुरे तकलीफदा परेशानी वाली जिंदगी से अब उनकी नई जिंदगी, बिल्कुल अच्छे दिन आने वाले हैं। कैंसर की बात करते हैं, यहाँ पर कैंसर वालों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है। शादी के लिए कैंसर के जो है वो खुशियाँ मिल रही हैं, शादी हो रही है। और अगर आपकी शादी नहीं है तो किसी आपके घर में की फैमिली की शादी हो सकती है। फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम कैंसेरियंस का गुजरेगा। ट्रैवल आपका हो सकता है। सेहत के लिहाज से भी कैंसेरियंस के लिए गुड लक नजर आ रही है। पैसा खूब खर्च होगा इस हफ्ते कैंसेरियंस का। फिर हम लियो की बात करते हैं। लियो वाले जजमेंट का कार्ड है, तो कुछ पुरानी जगह वर्क प्लेस से आपको दोबारा कोई ऑफर आ सकती है, प्रपोजल आपका आ सकता है, और जहाँ पे आपको लॉस हुआ था वहां से आपको फायदा कहीं और से फायदा मिल सकता है। तो फाइनेंशियली भी आपके लिए ये हफ्ता अच्छा रहेगा। अब वर्गो के लिए बात करते हैं। एम्प्रेस का कार्ड है, तो वर्गो वालों के लिए खास हिदायत है कि अपना भी ख्याल रखें। सेल्फ लव का कार्ड है, अपनी केयर करें। उसके साथ साथ काफी वर्गो खवातीन उनको गुड न्यूज मिल सकती है, कंसीव कर सकती हैं, और जो है वो काम में उसको आपको कामयाबी मिल सकती है। जो भी इस हफ्ते काम करेंगे कारोबार में आपको मुनाफा मिलेगा। लिब्रा की बात अभी तक जितने स्टार्स हम देख रहे हैं सबके लिए बड़ा अच्छा ये हफ्ता रहेगा, पॉजिटिव साइन है सबके लिए है। और जिन लोगों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है तो वो मैं आपको एहतियात बता रही हूँ कि आपको रहने का मशवरा है उनके लिए। बिल्कुल ठीक है। जी जी। अब टू ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं लिब्रा के लिए। तो टू ऑफ पेंटिकल्स तो कंफ्यूज लग रहे हैं लिब्रा, और कुछ चीज़ों को लेकर उलझे हुए हैं, फैसला नहीं कर पा रहे हैं। स्पेशली अपने काम को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप को लेकर भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या आया ये रिलेशनशिप आगे बेहतर चल सकेगा, नहीं चल सकेगा। तो वो चीज़ें भी मुझे नहीं हैं।
फिर स्कॉर्पियो की बात करते हैं, स्कॉर्पियो वाले 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पैसे आ रहे हैं स्कॉर्पियो के पास इस हफ्ते, कहीं ना कहीं से कोई फायदा मिलेगा, बिजनेस में फायदा हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, सेहत के लिहाज से भी अगर हम देखें तो अच्छा रहेगा। बस आपने अपनी मैरिड लाइफ या अपनी लव लाइफ को लेके थोड़ी एहतियात करनी है, हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, अगर किसी से दोस्ती करते हैं तो सोच समझ के करें। फिर हम बात करेंगे सेजिटेरियस की, 7 ऑफ सोर्ड, यहाँ पर सेजिटेरियस वालों के लिए भी एहतियात है, पैसों को लेके आपकी जो कीमती चीजें जहाँ रखते हैं, ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट्स, एहतियात से रखें वरना आपके घर में या आपके दफ्तर में चोरी हो सकती है। और आपके जो भी पर्सनल मामलात हैं वो हर किसी से शेयर नहीं करें, आपको धोखा मिल सकता है। अच्छा, तो क्या वजह है ये को सेजिटेरियस वालों के लिए ये इंडिकेशन जो आप दे रही हैं कि कोई नुकसान हो सकता है, चोरी वगैरह हो सकती है, क्या इनके सितारे कोई गर्दिश में जा रहे हैं? गर्दिश में नहीं, थोड़ा सा सेजिटेरियस वालों का जो बिहेवियर है वो इमेच्योर बिहेवियर हो सकता है, मतलब जिम्मेदारी, चीज़ों को लेकर सही से ख्याल न रखना, तो इस चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा केयर करनी है। अच्छा, अब कैप्रिकॉन की बात करते हैं। कैप्रिकॉन वाले 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कैप्रिकॉन वालों को अपनी जिंदगी का साथी मिल सकता है, उनका कोई अच्छा रिश्ता मिल आ सकता है, उनको कोई सोलमेट मिल सकता है। तो ओवरऑल जिनकी शादियां हो चुकी हैं उनको कहीं दूसरी शादी तो नहीं उनकी होने जा रही? कैप्रिकॉन वालों दूसरी शादी नहीं, अगर एक शादी आपकी कामयाब नहीं है, दूसरी शादी आप करना चाहते हैं तो दूसरी शादी आपकी हो सकती है। पहली शादी वाले तो भी बड़े हो खुश हो रहे सकती होंगे है, कि जिनकी नहीं हुई है उनकी दूसरी हो जाएगी, कोई रिश्ता आ जाएगा, और या फिर बिजनेस पार्टनरशिप आपकी नजर आ रही है। तो जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाला टाइम है, एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर टाइम स्पेंड करने का टाइम भी मुझे नजर आ रहा है। अब एक्वेरियस की बात करते हैं। एक्वेरियस वालों के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड, तो इस हफ्ते कोई अहम फैसला ले सकते हैं अपने बिजनेस या अपने घर या पर्सनल लाइफ को लेकर, लेकिन आपको प्रैक्टिकल अपना जो भी फैसला है, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल और दिमाग से सोचना है, दिल से कोई फैसला, जज्बात में आके कोई फैसला नहीं करना है। आपके लिए वाइज डिसीजंस लेकर आ रहा है कि वाइजली अपनी चीजों को लेकर चले। अब पाइसेस की बात करते हैं। 6 ऑफ सोर्ड, एक ट्रैवल मुझे नजर आ रहा है पाइसेस वालों का इस हफ्ते, और जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा मुझे अपॉर्चुनिटी लग रही है। और सेहत अगर अच्छी नहीं रहती पाइसेस वालों के लिए, तो ये हीलिंग का पार्ट भी है कि आपकी सेहत जो है वो हील हो जाएगी। फिर लव लाइफ, रिलेशनशिप में भी अगर मसले हैं या मैरिड लाइफ में इश्यूज हैं तो वो भी आपके खत्म हो जाएंगे। तो ये हफ्ता ओवरऑल हीलिंग का हफ्ता है, हर चीज में हीलिंग आपकी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और अगली किसकी बारी है? कंप्लीट हो गए स्टार्स? जी, कंप्लीट हो गए। ठीक है, क्योंकि उनका नया साल भी आने वाला है, तो ओवरऑल अगर आपसे जानना चाहें कि पाकिस्तान के लिए अगला साल कैसा हो सकता है, या इस साल के जाते जाते क्या चीज़ें, क्या इक़दाम हम कर सकते हैं कि हमारी जो इख्तिताम है वो खुश उसलूबी के साथ हो जाए, उसके लिए कुछ मशवरा भी दीजिएगा हमारे हमवतनों के लिए। जी, मशवरा यही है कि सही है, हमारा मुल्क में जो है वो थोड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस कभी कभी आ जाती है, इकोनॉमी इश्यूज हो जाते हैं, फाइनेंशियल आजकल इश्यूज बहुत हैं, बहुत सारे लोग से मूव कर रहे हैं, तो उनके लिए है कि ठीक है अगर यहाँ पर कुछ आपको तो मूव कर सकते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में भी बहुत कुछ अच्छा है और आप उसको जो है वो ट्राई जरूर करना चाहिए। मुझे लगता है कि बेहतरी होगी। अगला साल जो आने वाला है पाकिस्तान के हवाले से बहुत अच्छा होगा, वो तफसील से मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जो है जाते जाते अच्छा, जो एक कहा जाता है कि स्टार्स अगर किसी का कोई अच्छा वक्त गुजर गया, बुरा वक्त चल रहा है, तो वो कोई सदका खैरात दें, कुछ चीज़ें जो है वो गरीबों में बांट दें या कुछ इस तरह का अमल भी करें, तो उनके ऊपर से वो जो एक सिचुएशन चल रही होती है कि बुरा वक्त चल रहा होता है वो टल जाता है। क्या इसमें भी कोई हकीकत है? कितनी सदाकत है इसमें? बिल्कुल, देखें ये तो बहुत जो हकीकत है, क्यों नहीं है। कहते हैं सदका तो आपकी हर बला को टाल सकता है, ठीक है ना। तो आज मंडे का दिन है, मून की एनर्जी होती है, सफेद रंग की चीजों का अगर आज आप सदका दे रहे हैं तो व्हाइट कलर की चीजों का सदका दे, जैसे चावल हो गए। में लोग जो मौजूद हैं तमाम लोग दे सकते हैं?
ये आज की एनर्जी है, तमाम स्टार्स वाले दे सकते हैं क्योंकि मंडे मून को रिप्रेजेंट करता है। तो आप आज सफेद कपड़ा हो गया, चावल, नमक, आटा, चीनी, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं जरूर दीजिए। और सदका जो है वो हर बला को, हर मुसीबत को टाल सकता है। तो आप जरूर सदका दिया करें जब भी आपको मौका मिले या आपकी जिंदगी में परेशानी आए तो आप सदका दे। और बेस्ट सदका ये है कि किसी भूखे को खाना खिलाएं। खूबसूरत बात। उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले इस पे अमल करेंगे और परेशानी से छुटकारे के लिए सदका एक बेहतरीन जरिया है खैर बांटने का। बहुत शुक्रिया थी नाज़रीन। और जाते जाते आखिर में आपको बताते हैं कि मारूफ वीडियो गेम नीड फॉर स्पीड आपने देखी होगी, उसके अंदर एक गाड़ी थी BMW की जिसे हकीकत का रूप दे दिया गया है। और M3 GTR S कार ये गेम में दिखाई गई है। कार की तकरीबन एन मुताबिक नकल भी की गई है और इस गाड़ी की नीड फॉर स्पीड की मशहूर कार को खराज तहसीन पेश करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये खसूसी एडिशन है, सिर्फ नुमाइश के लिए नहीं है बल्कि इसकी जो है वो जरूर की सीरीज़ आपको मिलती हैं। और इस मारूफ कार रेसर्स जॉर्ज म्यूलर और JJ ने इसको बनाया है। और इस कार में एक स्ट्रिप इंटीरियर, एक रेसिंग सेट और एक रेसिंग के हकीकी जो तजर्बे के लिए एक मुकम्मल रोल केज शामिल किया गया है। तो खूबसूरत डिज़ाइन की यह खूबसूरत कार जो गेम में इंट्रोड्यूस करवाई गई है आपसे, बहुत ही खूबसूरत कार है। बिल्कुल। और नौजवान जो है यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा खुश होंगे, एक्साइटेड होंगे इस कार को ख़रीदने के लिए क्योंकि अब BMW ने उनकी ख्वाहिश थी उसे पूरा कर दिया है। एक वीडियो गेम, एक मूवी के अंदर देखी जाने वाली कार को हकीकत का रूप देने के बाद। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और कुछ बात हो जाए। कैमरे से तस्वीर खींचना एक फ़न है आपके इल्म में, लेकिन कभी कभी कुछ फोटोग्राफर्स ऐसे गैर मुतवक्किल तस्वीर खींच लेते हैं जो कि बिल्कुल ही ठीक वक्त पर कैमरे में कैद हो जाते हैं ऐसे मनाजिर। और कुछ ऐसे ही मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, जानवरों की तस्वीर जो बेख्तियार होंठों पर हंसी बिखेर देते हैं। और ये तस्वीर आप अपनी TV स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से जानवरों को वो जो कहते हैं ना कैंडिड पिक्चर, एकदम से आपको कैप्चर कर लिया जाना। कहीं पर आपकी मुस्कुराहट है, कहीं पर कोई आपका ऐसा एक्ट है जिसको कैप्चर किया गया है, बड़े खूबसूरत लगता है। और ये जानवरों को जिस तरह से कैप्चर किया गया है उनके अंदाज बड़े खूबसूरत और बड़े मासूमाना सी तस्वीर है ये। तस्वीर वैसे भी जितनी रियल हो, नेचुरल हो, उतनी ही खूबसूरत दिखाई देती है। और ये नटखट अदाएँ जो हैं जानवरों की इन तस्वीर में फोटोग्राफर की सही टाइमिंग की निशानदेही कर रही हैं कि सही वक्त पे सही जगह पर सही तस्वीर खींचने से ये खूबसूरत कैप्चर किया गया उन्हें। और आगे बढ़ते हैं जनाब। और ये भी कहा जाता है कि किताबें इंसान की किस्मत बदल देती हैं। तो बरतानिया में भी एक किताब ने अपने मालिक की किस्मत बदल दी है। ताहम दिलचस्प बात यह है कि इस किताब ने इल्म की वजह से नहीं बल्कि मालियत की वजह से किस्मत बदली है। तो गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अपने मालिक को रातों रात करोड़पति बनाने वाली ये किताब मशहूर ज़माना हैरी पॉटर एंड फिलॉसफर स्टोन की किताब का पहला एडिशन है जिसने रातों रात अमीर बना दिया। बिल्कुल। और ये नायाब किताब है। 1997 में क्रिस्टियन मैकक्लोश ने सिर्फ 10 यूरो में अपने बेटे एडम के लिए स्ट्रीट फूड से ख़रीदी थी। और ख़रीदते वक्त इनके वहम गुमान में भी नहीं था कि एक वक्त पे जादुई किस्से पर मबनी किताब जो है उनकी ज़िंदगी तब्दील कर देगी। और हाल ही में 36,000 यूरो में से फ़रोख्त किया गया। और जी हम यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहेंगे क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया। आप अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।